स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। हर जुमे के दिन कम्युनल वाली साजिश क्यों रची जा रही है? ऐसा क्या है कि 2 बजे तक माहौल एकदम शांत रहता है और फिर एकदम दंगाई हाथों में पत्थर और सरिया लेकर हिंदू मोहल्लों पर हमला करने पहुंच जाते हैं? ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां दोपहर तक मामला एकदम शांत था। लोग अपने घरों में एक आम दिन की तरह कामों में लगे हुए थे, लेकिन अचानक शोर मचना शुरू हो जाता है। घरों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो जाती है। इतने में लोग कुछ समझ पाते, घरों की खिड़कियां, बाहर खड़ी गाड़ियां सब तहस नहस होने लगते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथों में लाठी डंडे लिए ये लोग यूं ही नहीं जमा हुए। इन्हें अपने घर और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। मामला शुरू हुआ था एक हिंदूवादी नेता पर जानलेवा हमले से। लोगों में गुस्सा था, पुलिस एक्शन में थी, लेकिन दंगाई तो दंगाई है, सुधरते कैसे? आज अचानक बसों को आग के हवाले कर दिया गया। जो दिखा, जहां मिला उसे तोड़ दिया गया। मजहबी नारों के साथ एक भीड़ लोगों पर टूट पड़ी। जिनके घरों पर हमला हुआ, वो लोग जो बता रहे हैं उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। आज उज्जैन में ये जो कुछ हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में साफ साफ बताया। पीएम ने सत्ता पाने के लिए विरोधी सांप्रदायिकता की सारी हदें तोड़ रहे हैं, ये बताया। मोदी कह रहे हैं कि वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, जबकि विपक्ष मुस्लिम लीग की तरह काम कर रहा है। और यही वजह है कि हर जुमा पत्थरबाजी और दंगों का चैप्टर खुला रहा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। आज मुकाबला में जो मेरे सवाल हैं, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। आज सवाल मुकाबला में जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि पत्थरबाजी वाली ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। सवाल ये कि जुमे के दिन को दंगे वाला दिन क्यों बनाया जा रहा है, और सवाल ये कि क्या मोदी का अगला युद्ध इसी मुस्लिम लीग से होने जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ आज आम जनता भी है जो ये तय करेगी कि जो बातें आज नेता कह रहे हैं वो कितनी सच्ची और कितनी खरी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं हाजिक खान जी, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ है, तालियों के साथ सैयद जवाद जी का भी स्वागत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? जब आपको सब पता है, प्रधानमंत्री को सब पता है, उसके बावजूद भी ये सांप्रदायिक साजिशें कामयाब कैसे हो जाती हैं? नहीं, साजिशें कामयाब हो नहीं पा रही। साजिशें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि इन साजिशों को कामयाब कर लिया जाए, लेकिन तत्काल उन साजिशों को का भंडा फोड़ करके साजिश करने वाले षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और पूरे देश में, आप मुझे बता दीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में छिटपुट घटनाएं हुई होंगी, दंगे का प्रयास ही अब हुआ होगा, लेकिन महीनों चलने वाला दंगा नहीं हुआ है। आप याद कीजिए, 1954 से लेकर 2014 तक ऐसे तमाम, जमशेदपुर का दंगा, भागलपुर का दंगा, कानपुर का दंगा, मेरठ का दंगा, मुंबई का दंगा, गुजरात का दंगा, और ये महीनों चलते थे दंगे। लेकिन आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में दंगा ब्रिगेड पूरे प्रयास के बावजूद दंगे नहीं कर पा रहा है। आईएसआई के इशारे पर जिस तरह से भारत के विविध इलाकों में सांप्रदायिक दंगे करने वाले लगातार रक्तपात करते थे और उत्पात करते थे, ऐसे उत्पातियों पर नकेल कसी गई है। इसी का परिणाम है कि माओवादी और मुस्लिम लीगी कांग्रेस के लोग भी कुलबुला रहे हैं कि उनका एक भी षड्यंत्र पूरी तरह से सफल हो नहीं पा रहा है। एक भी नहीं सफल हो पा रहा है, छुटपुट है। जैसे दिल्ली में उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान दंगा किया, रक्तपात किया, लेकिन तत्काल उसको नियंत्रण पाया गया और दंगाई आज तक जेल में सड़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी उनको रिलीफ नहीं दे रहा है। उनको जो है जोहरान ममदानी तक से अपील लगवानी पड़ रही है, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रही दंगाई को, क्योंकि कानून के कड़े हाथों से उसका क्रियान्वयन करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में पूरी ईमानदारी और चुस्ती फुर्ती से हो रहा है। हर जुमे का दिन इतना सेंसिटिव क्यों हो जाता है? हर जुमे के दिन पर ऐसी साजिशें क्यों रची जाती हैं कि पत्थर लेकर एक भीड़ हिंदुओं के घरों पर हमला करने की कोशिश करती है? आज जो उज्जैन में हो रहा है, हिंदू लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, लाठी डंडे लेकर ये बताना पड़ रहा है कि हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला करने की कोशिश की गई है।
अभी भी साजिशें तो हाँ, कामयाब एकदम है हुई ना, है ना। उनको रक्तपात करना है ना भाई। जो कश्मीर से लेकर K2 क्या था, कांग्रेस की सरकार के दौरान लाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह षड्यंत्र बेनकाब हुआ था कि K2 करने की योजना आईएसआई की पूरे भारत में थी। K2 क्या था? कश्मीर का पूरे भारत में विस्तार, जहां जहां भी मुस्लिम इलाके हैं उन मुस्लिम इलाके में मुसलमानों के एक वर्ग को भड़काकर उकसाकर उसके हाथों कश्मीर जैसी रक्तपात वाली स्थिति भारत के विविध इलाकों में पैदा करना है, आज की नहीं। ठीक। 1990 लाल सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और लाल सिंह ने कबूल किया था 1992 में कि K2 की योजना है, और पूरे भारत में जो है कहा गया कि भारत के 1000 जो है ब्लीडिंग्स होंगी, ऐसा जो है हमला करना है भारत पर। और उसकी योजना का जो है पूरा क्रियान्वयन का तरीका यही था कि जुमे के दिन हम करेंगे उत्पात। ठीक है, अब हाजिक खान जी, ये सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए, बताइए कि ऐसा क्या हो जाता है जुमे के दिन कि 2 बजे तक सब शांति रहती है, आम सा दिन लगने लगता है, लेकिन 2 बजे के बाद अचानक से लोगों के हाथों में पत्थर आ जाते हैं, उनके हाथों में सरिया आ जाती है, उनके हाथों में डंडे आ जाते हैं और वो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। देखिए मैडम, बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे देश के संविधान को चाहे कोई तोड़े, उसको आप हिंदू कहें, मुसलमान कहें या किसी, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि 2014 से पहले बाद हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में जो जाटों ने आंदोलन किया था उसमें जो कितने लोग मरे थे और कितने लोगों की आबरू लूटी गई थी? मणिपुर में जो दंगा हुआ उसमें हिंदुस्तान में कौन से मुसलमान इन्वॉल्व थे? गुजरात में जो ठाकुरों के बीच में आंदोलन हुआ उसमें झगड़ा हुआ, उसमें कौन थे? आप जब आए हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी चाहे अटल जी के ज़माने में आई हो या आप मोदी जी के ज़माने में 2000 से, कि मुल्क में हादसे इतने ज़्यादा हैं, वतन में अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। तो बदल दीजिए ना आप कश्मीर के बारे में कह रहे हैं, हालात बदल दीजिए ना। मैडम एक मिनट, हाजिक खान जी, हालात बदल दीजिए। हालात इन्हें बनना है, सरकार में इन्हें रहना है। ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये बड़ी बड़ी बातें करके बड़ी बड़ी लाइनों को बोलना, बड़ी हो गई इनकी झूठे बातों पे आप एक अल्फाज नहीं बोली, इनकी झूठ बात पर एक अल्फाज नहीं बोली। अरे कांग्रेस के जमाने में वो दंगा हुआ वो भी गलत था और आज हो रहा है वो भी गलत। मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि 2 बजे तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन 2 बजे के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हाथों में पत्थर लेकर एक भीड़ निकल पड़ती है और फिर चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को टारगेट करती है, निशाना बनाती है, घर पर पत्थरबाजी करती है, लाठी डंडों से हमला करती है। देखिए मैडम, चाहे वो जुमे की नमाज के बात करें या राम के नाम पर 65 लोगों को हिंदुस्तान में कत्ल कर दें, कातिल हैं, गलत करते हैं, देश के संविधान के साथ करते हैं, खराब करते हैं देश की। हम ये कहते हैं कि देश की संपत्ति चाहे मुसलमान जलाए या हिंदू जलाए मुसलमान की, या इस आज जो बुलडोजर से गिराई जा रही हैं वो न किसी मुसलमान की है न हिंदू की है, बल्कि राष्ट्र की संपत्ति है। और इस राष्ट्र की संपत्ति, यही बातें कवर फायर देती हैं ऐसे लोगों को। आपकी यही बातें हैं जो ऐसे लोगों को हिम्मत देती हैं, ऐसी कोई जो पत्थरबाजी करने लगते हैं और उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है, उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो घर में जाकर पत्थरबाजी करते हैं, उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो गलियों में दौड़ने लगते हैं, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, वो वाहनों में आग लगाने लगते हैं। नहीं लगता आपको कि सोच आपको बदलनी होगी? आपने सुना नहीं, मैंने कहा मुसलमान करे, हिंदू करे, कोई भी करे, ये देश के लिए नुकसानदेह है, ये राष्ट्र का नुकसान है, ये हिंदू का मुसलमान का नहीं है, किसी की संपत्ति। तो जब जानते हैं हाजिक खान जी, तो रोकने के लिए कुछ तो करेंगे। अरे रोकना हम कहते हैं नहीं करना चाहिए, हर नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं करना नहीं करना चाहिए। हर जुमे के दिन एक ही तस्वीर क्यों दिखती है? मुसलमानों की मस्जिद की नमाज के टाइम कौन जा रहा है उनके तक पहुंचे, उनके दरवाजे तक कौन जा रहा है, ये भी देखना होगा ना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एक मिनट, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू हो या मुसलमान हो उसकी जरूरत को, अगर वहां कोई फसाद फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके लिए हम तायद करेंगे। कोई नहीं गया, वो गए हैं लोगों की तरफ। अब उन्हें किसने भड़काया ये आप लोगों को पता लगाना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी नहीं है। आप टीवी पे चला वरना ऐसे ही हर जुमे का दिन बदनाम होता रहेगा। खैर, आपकी बात का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, फिर फैज खान जी भी हमारे साथ आ गए। ये कह रहे हैं भाई जिम्मेदार तो सरकार है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे सरकार पता लगाए कहां से आ रही है सांप्रदायिक ताकतें। मस्जिद से पत्थर उठाकर फेंकने के लिए सरकार जिम्मेदार है। जो मस्जिद में उस तरह का खुतबा देकर जो भड़काता है
उसकी तो कोई जिम्मेदारी, तो बड़ा शरीफ आदमी है। एलआईओ बैठा वो तो हुआ है बहुत आपका, बेचारा एलआईओ तो नहीं दिखा रहा, एलआईओ बैठा हुआ है वो मस्जिद के गेट पे, आपको दंगाई नहीं दिखा रहा है, पुलिस की आप कह रहे हैं जिम्मेदारी टीवी पे हिंदू और मुसलमान। आप बीच में नहीं, वो सुन रहे थे, वो सुन रहे थे। हाँ, अब जो है दंगाई जिम्मेदार नहीं, एलआईयू जिम्मेदार है। एलआईयू ने दंगाई को पहले क्यों नहीं पकड़ लिया, और पहले पकड़ लिया तो निर्दोष को पकड़ लिया। करेक्ट। अगर पहले पकड़ लिया किसी को पत्थर मारने के पहले, एलआईयू ने अगर बता दिया कि भाई ये पत्थर मारने वाला था, तो निर्दोष को पकड़ लिया। अरे हम मासूम मुसलमानों पर देखिए किस तरह से कहर बरपा रहे हैं मोदी के राज में, ये शुरू हो जाएगा। अरे भाई, जो खुतबा देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आपकी कौम से आवाज क्यों नहीं उठती? कोई क्यों नहीं उठती है कि आप जो है दंगाइयों मस्जिद में पत्थर आता कहां से? आपकी एलआईओ दिखा दे एक रिकॉर्डिंग, आप ही कह रहे हैं ना, बिल्कुल आप गलत बयान कर रहे हैं। बीच में आ गए। हाजिर खान जी बीच में। हाँ, भाई मस्जिद में पत्थर आता कहां से है, कौन लाता है, और वो पत्थर हाथों में देता कौन है, क्यों देता है? वो पत्थर लाने वाले, वो पत्थर जमा करने वाले, अगर किसी मस्जिद में, आज मंदिर में कोई पत्थर जमा करे भाई तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसीलिए तो एलआईयू होती है, इसीलिए पुलिस प्रशासन होता है कि कहीं पर पत्थर अगर हाजिर खान जी, हाजिर खान जी, हाजिर खान जी, यहाँ पर वो वाली साजिश नहीं चल पाएगी ना आपकी जो अभी उज्जैन में हुई, यहाँ नहीं होगा। यहाँ एक एक करके सब बात रखेंगे और सबकी बातें आएंगी, सबका स्टैंड आएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 2 और मेहमान भी हैं, कंप्लीट करें। देखिए, पत्थर रखते ही, जैसे पहले मान लीजिए पुलिस की काम है, पत्थर का काम कंस्ट्रक्शन के काम के लिए रखे, पत्थर रखना जो है गुनाह नहीं हो सकता, पत्थर मारना गुनाह है। ठीक है, तो पत्थर रख जो रहा है, उसको रखने जो दे रहा है, उस षड्यंत्र को जो ढक रहा है, उस षड्यंत्र को जो रच रहा है, और उस षड्यंत्र में जो शामिल है, वो सारे निर्दोष हैं। सारी गलती पुलिस की है। ठीक है। सैयद जवाद जी, ये कौन लोग हैं जो हाथों में पत्थर देकर एक भीड़ को छोड़ देते हैं कि आप जाइए, उपद्रव कीजिए, हंगामा कीजिए, आपके सामने जो भी आता है आप उसको मारिए, आप सरकारी संपत्ति को फूंक दीजिए, कोई तो रोकेगा ना इनको? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। रोकने की जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है। अब पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार होती हैं, हिमाचल में कुछ होगा तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी, और कर्नाटक में होगा तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार होगी। लेकिन अगर भाजपा शासित प्रदेशों में होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए। तो सरकारें किस लिए आपने चुनी है? क्या मुंह देखने के लिए, या मुखदर्शक बन करके जो है देखने के लिए बनी है? सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता, सवाल भी पूछा जाएगा तो विपक्ष से। सवालों के जवाब दीजिए ना, आपके पास नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ चली गई? आपकी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर है, वो आपको नहीं पता। लेकिन दूसरी जगह सरकारें होंगी तो ममता बनर्जी को दिन रात टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको दिखाया जाएगा। सवाल आपसे बनेगा, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो जवाबदेही भी आपकी है। मानिए आपका कि इंटेलिजेंस फेलियर। दूसरी बात, आज आपने प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य सुना होगा, वो केरल के अंदर जा करके बोल रहे थे कि माओवादी, मुस्लिम लीगी, कांग्रेस। लेकिन आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सवाल जनता ये पूछ रही है कि आप अपने मुद्दों पे कब जो है लोगों से वोट मांगेंगे? आज डॉलर और रुपए का कंपैरिजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। 91 के पार कैसे हो गया, उनसे पूछिए कि बढ़ती महंगाई के ऊपर आप वोट मांग लीजिए, पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम हैं उनके ऊपर आप वोट मांग लीजिए, नोटबंदी करके जो मास्टर स्ट्रोक मारा था, आज की डेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर वोट ही नहीं मांगते हैं। मांगिए ना सवाल। मनरेगा आप बदल रहे हैं नाम, मांगिए आप किसानों के नाम पे, आप मांगिए मजदूरों के नाम पे वोट कि हम इतनी शानदार स्कीम लेकर के आए। अरे आप दंगाइयों पे बोलते हैं लेकिन चाइना पे आप खामोश रहते हैं। आप जो है मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, ना ट्रंप के दिए हुए बयान पे बोलते हैं। बोलेंगे कांग्रेस पे, मुस्लिम लीग पर, लेफ्ट पर, सब पर बोलेंगे। अरे टेलीप्रॉम्प्टर देख करके ही बोल दीजिए भाई चाइना को, वहां नहीं बोला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी आप बोलेंगे दंगाइयों पर? बिल्कुल बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं दंगाइयों पे। जो बातें अभी आप समझा रहे हैं, जो आपके तीखे सवाल हैं, जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं, अरे यही समझाइए ना उस पब्लिक को, यही समझाइए ना उन लोगों को जो पत्थर लेकर निकल पड़ते हैं, जो घरों में पत्थर बरसाते हैं, जो हाथों में सरिया लेकर हिंदू घरों को टारगेट करते हैं। समझा दीजिए उन्हें कि तरीका गलत है। आप सरकार से सवाल पूछिए महंगाई पर, आप सरकार से सवाल पूछिए बेरोजगारी पर। नहीं, आप
आप हमने कब कहा कि दंगा सही है? अरे आपने अब तो जो निंदा लोग भी दंगा नहीं की। करके आते हैं उनको तो फूल आपने मालाएं तो पहनाते निंदा हैं भी भारतीय नहीं जनता की। पार्टी के लोग, आपने- बलात्कारियों आपने को ये सही मालाएं नहीं पहनाते हैं, किया। लिंचिंग आपने करने सही वालों को नहीं कहा, मालाएं आपने पहनाते हैं, गलत भी हम नहीं नहीं पहनाते हैं। कहा। आपने गलत भी नहीं हम कहा, नहीं पहनाते। आपने गलत भी नहीं कहा। जब जब ये डिबेट होती है आप इसे दूसरे मसले पर शिफ्ट करने क्यों की शिफ्ट कोशिश कर देते करते हैं? हैं। हम तो कह अरे रहे भाई हैं- सीधा बात करिए ना, सीधा बात करिए और अरे मुझे भाई, ये वाह, वाह, बताइए वाह, कि ये जो बहुत अच्छा। पत्थरबाजी करने आप वाले सीधा लोग सवाल हैं, करिए ना। जिनके हाथों में पत्थर, आप मैं तो सीधा मेरा सवाल काम कर करिए। लूंगी, आप अपना काम करिए हम ना, सीधा जवाब ही दे अपना रहे हैं। काम करिए ना, हम तो अपना काम मुझे ही कर मेरा रहे हैं। काम मत सिखाइए। हम तो- आपका जो काम है आप करिए, हमने आपका सवाल जो जो काम करे। है वो करिए, सही को सही और गलत को गलत कहना सीख लीजिए ना। तो यही तो हम फिर भी कह रहे हैं, क्यों सही को बहकाने सही और लगते गलत हैं? को गलत कहना अरे सीख क्यों लीजिए। बहकाने लगते हैं? हमने भड़काया। क्यों बहकाने लगते हैं? अरे भड़काने बहकाने का लगते काम हैं। सुनिए। आप डिरेल करने लगते हैं। डिरेल नहीं आपसे कर रहे हैं। आपसे जब अच्छा एक हम बात बताएं, दंगाइयों के क्या साथ दंगाई, नहीं होते अरे हैं। बात सुनिए, अगर कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है और कहीं पर कहीं हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर मैं अगर सैयद जवाद से सवाल पूछूं तो क्या ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आप सुननी नहीं चाह रही हैं तो हम क्या करें? ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग हाथ में पत्थर उठा करके चला रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करिए, किसी ने नहीं रोका, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसकी आड़ में आप कहेंगे कि देश के और मुद्दों के ऊपर सवाल नहीं होंगे तो हम ये भी नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही आप लेकिन लाते हैं, जैसे ही आप लेकिन लाते हैं, देखिए उन पत्थरबाजों को भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है सैयद जवाद जी कि जब जब उन पर सवाल पूछा जाएगा सैयद जवाद जी जैसे लोग, हाजिर खान जी जैसे लोग आ जाएंगे लेकिन लेकर, नहीं। और लेकिन वाली एक परिभाषा देकर कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप ही का हाँ, सवाल कार्रवाई करिए, आपका सवाल मैं ले लेता हूं। करिए, हाँ कार्रवाई करिए, लेकिन जब कार्रवाई होगी तो आप ही कहेंगे कि देखिए विक्टिम है ये, देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि देश के मुसलमानों को, मैं तो कह रहा हूं देश के दलितों को भी टारगेट करा जा रहा है, देश के मुसलमानों को भी करा जा रहा है, ओबीसी समाज के भी लोगों को करा जा रहा है, महिलाओं को भी करा जा रहा है, अब तो देश के शंकराचार्य को भी टारगेट करा जा रहा है। क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए? कौन सुरक्षित है? आप सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, कौन शख्स यहाँ पे सुरक्षित है बता दीजिए। ना मजदूर सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। सुरक्षित कौन है ये सवाल पूछिए। ठीक है भाई, सुरक्षित कौन है? फैज खान साहब आप ये समझा दीजिए, ये जो साजिश है मैं कोशिश कर रही थी हाजिर खान जी और सैयद जवाद जी बताएं, सरकार से उनके सवाल हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी क्या है यहाँ कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, हर जुमे के दिन ऐसा क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जिसके बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि है कौन इस पत्थरबाजी की स्क्रिप्ट के पीछे, कौन लोग इनको समझाते हैं? रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और माँ सरस्वती हम सबको सद्बुद्धि दे आज के दिन में। मैं यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं। देखिए प्राची जी, आतंकवादी अपना काम करते हैं, अतिवादी अपना काम करते हैं, उग्रवादी अपना काम करते हैं, और उनकी बी टीम स्लीपर सेल के लोग भी अपना काम करते हैं। यह जनता प्रत्यक्ष रूप से देख रही है। यदि मुसलमानों में समाज सुधार आंदोलन चाहिए तो वो काम मुसलमानों को बढ़कर करना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कुछ कट्टरपंथी जुमे की नमाज के दिन ऐसी तकरीरें करते हैं कि जिससे दंगे फैलते हैं, और मुस्लिम समाज को चाहिए कि कोई भी मौलाना जुमे की नमाज के दिन देश विरोधी यदि स्पीच देता है, कोई तकरीर करता है, कोई खुतबा करता है, तो मुस्लिम समाज खुद खुद आगे आकर उसका विरोध करे, ना कि उसको कवर फायर देने लगे। लेकिन कहकर मैं आपको बताऊं, आप दलितों की बात करते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों और इस्लाम के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर देश का विभाजन किया आपने, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। दलितों की आप बात करते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल को यही दलित दलित कह के मीठी चाशनी चटाकर लेकर गए, दलितों का सफाया कर दिया पाकिस्तान से, और जिस दीपू दास की हत्या हुई वो भी दलित थे बांग्लादेश के अंदर। फिर यही मीठी चाशनी चटाना चाह रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू महिलाओं के साथ जो जुल्म किया गया, तस्लीमा नसरीन ने लज्जा में लिखा है। मैं नहीं चाहता कि वो कहानी जो कश्मीर में दोहराई गई
वो कहानी जो केरल में दोहराई गई, वो कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराई जाए, जो बंगाल में दोहराई गई, मैं नहीं चाहता दिल्ली में दोहराई जाए, जो दोहराई गई बांग्लादेश में, मैं नहीं चाहता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोहराई जाए। सच्चाई सामने आ रही है तो बीच में आप बोलने लग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, फैज खान जी, यहाँ सैयद जवाद जी तो बड़े खुले मन से यहाँ कह रहे हैं ना आकर, बेशक बाद में लेकिन लगा दें, लेकिन एक लाइन कह तो रहे हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जितने पत्थरबाज हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए। सुनिए, अभी डालेंगे। बोलो उमर खालिद को जेल में रखा जाए, इनको बोलने बोलो कि ये शर्जील इमाम को जेल में, उनको छुड़ाने की बात करते हैं, जो कह रहे हैं चिकन नेक काट देंगे। अफजल गुरु को जो आदर्श बता रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगा रहा है। और आज मुझे प्राची जी एक बात कहने दीजिए, मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सऊदी अरब का भी मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जाऊंगा मुझे गले लगा लेगा, लेकिन मैं सऊदी अरब मुर्दाबाद कह दूं ना तो मुसलमान होना काम नहीं आएगा, पहले उसके लिए उसका देश हो जाएगा। उसी तरीके से पहले मेरे लिए देश भारत है, तू मुसलमान है या कुछ है, भारत के टुकड़े होने के नारे लगाएगा, तू हमारा नहीं हो सकता। जब सरकार कार्रवाई करती है तो उसको छुड़ाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं और पहले डिटेन किया जाता है। जो प्रेम भैया ने कहा पहले शक के आधार पर गिरफ्तार करो, बेचारा मासूम, उसे क्यों किया, पहले करो तो भी समस्या, बाद में मैं जवाब लेती हूँ ना। हाजिर खान जी, अब जो पॉइंट फैज खान जी ने उठाया है उस पर एकदम सीधा जवाब मुझे दीजिएगा। कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं जबरदस्ती जेलों में डाल रखा है, आप कहते हैं देखिए जुल्म सितम किया जा रहा है, और अगर पहले एलआईयू काम कर दे, पहले कहीं से पत्थर इकट्ठा कर ले, कहीं मस्जिद मदरसा पर पहुंच जाए, तो आप कहते हैं देखिए ये मुसलमान है, इसीलिए पुलिस की नजर इस पर है। देखिए मैडम, बात यह है कि आप जो टीवी पे दिखा रही हैं और ये आज डिजिटल का जमाना है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो आंदोलनकारी हैं वो जेल में रहेंगे और बलात्कारी घर पे रहेंगे, बलात्कारियों की माफ किया जाएगा। कौन जेल में? आंदोलनकारी कौन? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो जो है लद्दाख खालिद जो साइंटिस्ट है वो आंदोलनकारी नहीं है, वो बलात्कारी है। मैं बोला नहीं, चलिए आप कूद रहे हो। एक दो तरह की है, एक गुलाम वंश का होता है, एक आका वंश का होता है। अगर गुलामी किसी के अंदर है, सच बात कहने की उसमें हिम्मत ही नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि वो पत्थर बरसाने वाले मुसलमान हो, आपने भी नहीं सुना, ये इन्होंने भी नहीं सुना, चाहे वो हिंदू हो, यही जो राय के खिलाफ है। मैंने बार बार कहा, रही बात ये कि सीधा नहीं कह पा रहे ना, आपको यहाँ भी हिंदुओं की जरूरत पड़ रही है। किसी की नहीं, हिंदू यहाँ भी हिंदुओं की जरूरत पड़ रही है। सीधा नहीं कह पा रहे, सीधा नहीं कह पा रहे। अच्छा सुनो, मैं आज की ताजा घटना आपके सामने रख रही हूँ, और जैसा आप कह रहे हैं ना कि सच को सच कहने वाला चाहिए, तो आप चलिए सच कह ही दीजिए। आज की घटना रख रही हूँ, उज्जैन में सब कुछ बड़ा शांति से चल रहा था। 2 बजे के बाद अचानक से एक भीड़ आती है, मजहबी नारे लगाती है, और जो हिंदू परिवार अपने घरों के अंदर थे उनके घर पर पत्थरों की बौछार होती है। अब बताइए क्या करें। मैडम, आपका कम से कम 10-12 साल आपको पॉलिटिक्स में मीडिया में रहते हुए वो आपका काम। आप, मैं कह रहा हूं कि 1947 से लेके 2014 तक किसी मस्जिद से ईंट फेंकते हुए देखिए आपने? मुझे जवाब दो। मेरे टॉपिक पर आए नहीं, मैं भी नहीं निकला ना मुंह से। मैं ये कह रहा हूं वहां उज्जैन में अगर किसी ने गलत किया है, अगर किसी ने नहीं, अगर किसी ने नहीं, वो दंगाइयों की भीड़, मेरे को अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है ना, जो मजहबी नारे लगा रही थी उस पर बात करिए ना। अगर मगर करके तो कवर फायर देते हैं आप। कि मैंने पहले कह दिया, आपने मेरी बात पे तो ब्रेक लगाया, दूसरे की बात पे धनाधन झूठ पे झूठ बोले। ये कर रहे हैं हिंदुस्तान में कि झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। हम ये कह रहे हैं, उनके ब्लॉक में कार्रवाई, इन्होंने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया। मैडम, कार्रवाई होना चाहिए। लोगों ने सुना, मैंने जैसे ही उज्जैन बोला, आप अगर मगर की परिभाषा देने लगे, अगर मगर की परिभाषा देने लगे, लेकिन सीधा हाजिर खान उज्जैन पर बोलेंगे नहीं। चलिए, आपके सवाल थे, सैयद जवाद जी के सवाल थे। अब सवाल आपसे प्रेम शुक्ला जी। सैयद जवाद जी कह रहे हैं भाई जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार से ही पूछा जाएगा कि कहीं एक भी पत्थर अगर बरसता है तो ये फेलियर सरकार का है कि नहीं? नहीं, ईंट बरसने वाले के बाद उस ईंट बरसने वाले पर फूल नहीं बरसाती सरकार, उस ईंट बरसाने वाले को तत्काल कार्रवाई की जाती है, और होगी कार्रवाई। वो शर्जील इमाम की तरह जेल के अंदर सड़ेगा, और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं जोहरान ममदानी तक से जाके चिल्लाएंगे, कहेंगे बचाओ बचाओ,
बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या एक्टिंग क्लासेस तो भारतीय जनता पार्टी में देने जाने लगी हैं? नहीं, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, अच्छी बात है। शुक्रकुल कलंकों के यहाँ है। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। संस्कृत में बोले। हाँ, अच्छा, बोलो। वही तो बोलेंगे। नहीं, इनकी स्थिति यही है, इनकी हर चीज में जो है, मैं इन लोगों के बीच में एक शब्द बोला, कोई नहीं बोला। हाँ, रुक जाओ। अभद्रता के अलावा इनको कुछ कोई क्लास नहीं शब्द है। आपके ये अभद्रता करना इनका जो है, विरोध सही तरीके से करना चाहिए। वो तो हाथों सामने में पत्थर लेकर विरोध होगा तो सवाल पूछे जाएंगे। हाथों में पत्थर लेकर सवाल पूछे जाएंगे। हाथों में पत्थर लेकर अगर आप निकलेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। हाजिक खान जी, ऐसा क्या? अरे सुनिए, अरे तो डिबेट में सच कहने का तरीका होता है हाजिक खान जी, हर जगह ऐसे नहीं होता है। हर जगह ऐसे नहीं होता है। डिबेट में सच कहने का एक तरीका होता है। अपनी बारी पर बोलिए, इंतजार करिए। जवाद जी भी इंतजार कर रहे हैं, बोले। हाँ, देखिए किस तरह, कितना जोर से मिर्ची लगती देख रही ना आप, कितना भयंकर। उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, एक्टिंग है ना। उनको मिर्ची लगी तो मैं भाई सच बोलूंगा, मैं किसी को मिर्ची लग सकती है भाई। जो दंगाई हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसी दंगाई को बख्शने की कोई परंपरा नहीं है, तत्काल कार्रवाई होती है। लेकिन आप कृपा करके इनके समाज के ठेकेदारों से भी पूछिए कि भाई ये पत्थर जमा करने वाले, उनके लिए कवर फायर करने वाली मंडली क्यों खड़ी हो जाती है। आपकी स्टूडियो में भी 2 कवर फायरिंग वाले आ गए ना, वो तो कह रहे हैं, जवाद जी तो कह रहे हैं ना। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर डगर डगर निकल लिए। भाई जवाद जी ने तो एक लाइन में कहा जितने पत्थरबाज हैं जेल में डालिए। हाँ, डाल रहे हैं ना, वो तो करेंगे ना समर्थन। फिर जेल में डाला। हाजिक जी रुक जाए, मुझे पता है आपके पास बहुत सच है बताने के लिए, लेकिन औरों के सच भी सुन लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। सैयद जवाद जी देखिए, अगर वो कार्रवाई करेंगे, समर्थन करेंगे ना, फिर तो नहीं कहेंगे किसी मन से कि देखिए देखिए ये मुसलमान है, इसके नाम के आगे खान है, ये अब्दुल है, इसलिए इसको जेल में डाला है। नहीं, अब देखिए क्या है, ये तो आपने बात कहने के लिए बहुत अच्छी कर रही है, और मैंने फिर कहा कुतर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इनकी पार्टी में तो दंगाइयों को मंत्री भी बनाया जाता है। जो भाषण आ करके नफरती बयानबाजी करते हैं उनको तो पुरस्कृत करा जाता है। उनका भी जिक्र कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे थे और कितने वापस लिए, बीच में ना बोले लगी। इसको कहते हैं मिर्ची, ये मिर्ची है भाई साहब। काश्मीरी लोग, काश्मीरी लोग रसगुल्ला खा लो, बिरयानी खिला लो, रसगुल्ला खा लो। हाजिक खान जी वो बात कर रहे हैं। एक सेकंड जवाब जी, हाजिक खान जी आप दोनों के बीच में खड़े, इसका मतलब नहीं आप बार बार बीच में बोलेंगे, थोड़ा रुक जाए। वो दोनों बात कर रहे हैं ना, करने दीजिए, अच्छा लगे। अब देखिए कितनी शानदार मिर्चें लगी, रसगुल्ला ले लिया करो। अरे यासीन मलिक को बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? सबसे बड़ी बात, अरे आतंकवादी जम्मू कश्मीर लिबरेशन जवाब सुन ले, हो गया जवाब, अब जवाब दे। हमारे देश में पठानकोट होता है, किसने बुलाया था आईएसआई को, उसका भी जवाब दो। कौन गया था पाकिस्तान, कौन गया था जिन्ना की मजार पे, चलो उसका जवाब दो जाकर के। हमारे देश के ऊपर करगिल हमला होता है, उसके बाद किसने बुलाया था परवेज मुशर्रफ को चाय पीने के लिए, चलो जवाब दो उसका। वो जवाब नहीं आकर के गोल गोल घुमाएंगे, मिर्चे लगेंगे तो मीठा खाएंगे। संगठन के मुखिया को प्रधानमंत्री आवास में बुलाना और भारत सरकार की डिप्लोमेसी, दोनों में अंतर आपको समझ नहीं आता। मिर्चे कहते हैं लाल वाली है हरी वाली है, ये भी बता दो। तीसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा भी इतिहास है, और जिनकी ये बड़ी उपासना भी करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं। सावरकर जी का भी इतिहास पढ़िएगा जाकर के, बचपने में उन्होंने क्या करा था एक मस्जिद पे जाकर के, कौन से पत्थर चलाए थे उस जमाने में, कौन सी होती थी जाकर के। धूल नहीं हो, अरे आप बुलबुल के पैरों पर बैठ करके चले जाइए कि इतिहास हमको ना बताइएगा। मैं सुन रही हूँ सैयद जवाद जी, पाकिस्तान से लेकर इतिहास से लेकर भविष्य से लेकर सब पर चले गए, लेकिन प्रेजेंट पर नहीं आए। मैंने आपसे पूछा था कि अगर प्रेम शुक्ला जी की सरकार अगर दंगाइयों पर कार्रवाई करती है तो यहां पर आकर या किसी भी मंच से कोई भी इस्लामिक स्कॉलर या कोई भी सैयद जवाद जी खड़े होकर ये तो नहीं कहेंगे ना कि देखिए देखिए ये मुसलमान हैं इसीलिए इनकी सरकार कार्रवाई। आप हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि भारतीय मेरा काम सवाल का जवाब देना नहीं है, मैं सरकार है सवाल का जवाब देने, वही जवाब दे रहा हूं। सरकार के सामने रख करके पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी दंगाई, किसी बलात्कार के ऊपर जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, किसी के ऊपर भूमाफिया के मुकदमे दर्ज हैं,
क्या उनको फूल मालाएं तो नहीं पहनाएगी? अगर नहीं पहनाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, सख्त से कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करिए। पूछिए भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर दंगे के मुकदमे मतलब ये है सैयद जवाद जी, उनका गलत दिखाकर आप अपने गलत को सही प्रूफ कर मान तो रही है उनकी पार्टी में गलत है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे का गलत दिखाकर अपने सही को, अपने गलत को सही यहाँ प्रूफ करना चाह रहे हैं। प्राची जी माना कि भारतीय जनता पार्टी में भी गलत है। मान आप रहे हैं, आप उज्जैन के पत्थरबाजों को कवर दे रहे हैं। मान लीजिए बजा देंगे तालियां। मान लीजिए अगर जो करते हैं कम से कम डंके की चोट पर कहिए तो कि हाँ हम खड़े हैं उनके साथ। ये कैसी भाषा है कि कहेंगे कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, और जब मैं पूछूं कि गिरफ्तारी का स्वागत करेंगे तो पाकिस्तान से लेकर इतिहास से लेकर हर जगह का भ्रमण कर आ गए। मजलूम को गलत तरीके से फंसा करके अपनी राजनीति बिल्कुल अभी संभल के अंदर क्या होते हैं, बीच में नहीं ममदानी से लेटर लिखवा के लाओ। सबसे बड़ी बात अभी संभल के अंदर क्या होता है, बहुत देर मैं इसीलिए कह रहा हूं बीच में नहीं बोलता हूं मैं। अरे आप मुझसे बात करें ना सर, बोलें। मैं इसीलिए कह रहा हूं संभल के अंदर क्या हुआ। संभल के अंदर जिस सीओ के ऊपर कोर्ट ने आदेश दिया उसी आपने जज को ट्रांसफर कर दिया। यह है आपका न्याय। उसके खिलाफ भी जाकर के बात करिए। दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, बेचारे को गोली मारी गई उस लड़के को, उसको इलाज के लिए नहीं मिली जगह, लेकिन आज सरकार पीठ थपथपाई करनी। सवाल पूछ लूं, आपका जो न्याय है वो एक तरफ झुका हुआ क्यों नजर आता है? एक पक्षीय न्याय क्यों नजर आता है? लोग बोलते हैं अभी संभल के मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर करने का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। किसी भी मजिस्ट्रेट को, जज को ट्रांसफर करने का अधिकार सरकार का नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण ये बाकायदा संविधान का अनुच्छेद 50 स्पष्ट करता है, और संविधान का अनुच्छेद 235 कहता है कि सरकार न्यायपालिका के प्रशासनिक नियुक्ति और तबादले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। झूठ है सामने अरे नहीं किया गया। अब उसका उस मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर 12 वर्षों में 15 बार हुआ, और 12 वर्षों में 5 वर्ष अखिलेश यादव का कार्यकाल था। यानी अखिलेश यादव उसको ट्रांसफर कर रहे थे। ये कहना चाह रहे हैं। गजब है, कहीं से कुछ नहीं, कुछ मन में आया कहीं से, सवाल का जवाब एक नहीं दिया। इनका सवाल, रुके मैं पूछ रही हूँ ना एक सेकंड। इनका सवाल उस इत्तेफाक को लेकर है कि जैसे ही संभल पर कोई फैसला आता है, कुछ खिलाफ हो जाता है, एसपी के खिलाफ कोई बातें हो जाती हैं, तभी ट्रांसफर बहुत अच्छा प्रश्न, इसका भी उत्तर देता हूं। संभल के मजिस्ट्रेट के मामले में ओम प्रकाश आंबेडकर बनाम महाराष्ट्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि मजिस्ट्रेट एक पक्ष को सुनकर जब तक वह जिसके खिलाफ एप्लीकेशन है उस अधिकारी का पक्ष सुने बिना वो फैसला नहीं सुना सकता, और उस मामले में अपील होनी है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट अगर मजिस्ट्रेट का कोई आदेश आता है तो एसपी उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसमें क्या नई बात है? अच्छा, कोर्ट ने आदेश दिया, देखिए कैसा इसको लेकर अभी सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट का आदेश आया ना, ओम प्रकाश आंबेडकर नहीं मानते, फिर बीच बोल रही है। अभी इनको सिखा रहे थे कि बीच मत बोलो, और खुद बोल रहे हैं। इनका संकट है, ये सब कुछ सिखाते हैं। अच्छा आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं एक एक सवाल ले लूँ। ये बढ़िया बात है भाई, अपना प्रोफेशन छोड़कर बाकी सब काम कर लेंगे। मेरे सवाल, मेरे शब्द, इस पर ध्यान है, लेकिन उन पत्थरबाजों पर ध्यान नहीं है जो पत्थर लेकर जाते हैं। संवैधानिक चीज बताऊंगा, शक्ति पृथक्करण के तहत कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो यह सरकार ने नहीं किया है। कहां हस्तक्षेप कर सकती है? सुनो, इंपीचमेंट के मामले में अब इनकी सच्चाई सुनना। तमिलनाडु में एक जज कहता है कि एक मंदिर में दीपक जला लो, उसके खिलाफ इंपीचमेंट कानून के तहत ये लोग लगाने चाहते हैं। यह सच्चाई उनकी कि उस जज को हटाया जाए, यह कानून के तहत है, संविधान के तहत है, और जो ये आरोप लगा रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है, जो प्रेम भैया ने बताया है। सच्चाई इनकी ये है। और फिर से मैं कहता हूं, ये लोग जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा दंगाइयों को, ये ममदानी से लेटर लिखवाएंगे, लेकिन हमारे जज ने भी जवाब दे दिया कि इसका सुनेगा गाना, दिल न
ना लिया और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से प्यार ना किया तो क्या किया रे बेटा? हमारे जज ने आपको जवाब सवाल दे है दिया। हाजिक खान जी, आपको सवाल है, इनसे सवाल ले लेते हैं, आप इनके जवाब देंगे, आपको इनके सवाल ज्यादा अच्छे लगेंगे। सर सवाल मेरा सवाल है, जो इधर मुस्लिम लीग वाले हैं, नहीं भाई, हम मुस्लिम लीग वाले नहीं हाँ, चलो ठीक है, जो इधर वाले दोनों, इस देश की आज़ादी को लेकर बात हुई हो या कभी जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, जिसको भी मौका मिला किसी भी धर्म का, उसने इस देश को गौरवान्वित किया, मतलब कभी अपमानित होने का अवसर नहीं दिया। और लेकिन जब बात आती है भारत माता की जय, वंदे मातरम, उसमें आप हिचक क्यों जाते हो? छोटा जवाब बोले हाजिक जी, आप बोले। अब इनका सवाल भी इतना बड़ा है तो इसे छोटा सा कैसे हो नहीं, जाए? छोटा देना पड़ेगा, सवाल बहुत है। मैं इनके जवाब ये दे रहा हूँ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते, हम बैतुल्लाह को सर नहीं झुकाते, हम कुरान शरीफ को सर नहीं झुका सकते। संविधान बड़ा है संविधान कि नहीं है? संविधान से चलता है देश कि नहीं चलता है? संविधान से देश चलेगा। तो उसी देश के लिए संविधान हम की बात ये कर रहे हैं ना। हिंदू मुसलमानों को अरे बांटने जब संविधान की बात करो। करते हैं तो मजहब सारे क्यों जहां लाते से हैं बीच अच्छा में? हिंदुस्तान हमारा, संविधान हम की बुलबुल बात हैं करते हैं तो इसकी, मजहब हिंदुस्तान क्यों लाते हमारा, हैं बीच में? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अरे अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हमारे सबसे अच्छा भाई हैं, अल्लाह है। हिंदू अब शिर्क हमारे नहीं बड़े हुआ। भाई हैं और भारत माता की जय बोलना, शिर्क है, वंदे मातरम हम की किसी जय के बोलना शिर्क सामने नहीं है। सर को नहीं झुकाते। बड़ी न बड़ी अरे भारत झुकाए, न माता की जय झुकाए। बोलने में कौन सर झुकाने बोल रहा है? वंदे मातरम बोलने में कौन मैं नहीं मानूं, उसका मानने का मेरा कसूर थोड़ी है। और तुम सारे किसी जहां से आदमी अच्छा के साथ- बोलना शिर्क नहीं हुआ नहीं, क्या? शिर्क है। शिर्क नहीं हुआ? सारे जहां से अच्छा अल्लाह है, ये- अल्लाह अकबर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलना तो शिर्क हो गया। फिर शिर्क रुक कैसे हो जाइए, जाएगा? बहस का हाँ, तो भारत हमारी माता अकल की से जय पैदा बोलना हो। शिर्क कैसे हो तुमने गया? अपनी अकल- वंदे मातरम बोलना कैसे शिर्क हो गया? अजीब बात करते हो। मेरा थोड़ी ना भारत माता की जय शिर्क है, ना वंदे मातरम शिर्क है, ना सारे जहां से अच्छा शिर्क है। आपको लग रहा है ना? आपको लग रहा है उलझन व्याख्या। यही लोग मुसलमानों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों के कारण मुसलमान पत्थर उठाता, बंदूक उठाता है, आतंकवाद फैलता है। ऐसे कटमुल्लाओं के कारण मुसलमान बिगड़ रहे हैं। ऐसे कटमुल्लाओं ने देश का विभाजन किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जमीन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अपना जमीन। अरे मुझे पता है, मैं इस जमीन का वफादार हूँ, मुझे पता है। वफादार हो, तुम वफादार हो मैं इस आरएसएस के, मिट्टी का वफादार भारतीय हूँ। जनता पार्टी के वफादार हो। तुम ना मुसलमान हो, अच्छा, ना भारतीय जनता पार्टी अगर वतन से मोहब्बत करना सिखाती है तो मुझे गर्व है। आरएसएस अगर मुझे वतन से मोहब्बत करना सिखाती है तो मुझे गर्व है। मुनाफिक को यही नहीं मालूम हो होता गया, कि हो गया, दोनों का हो गया। बोलें। भारत माता की जय। मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है कि आपने एक साइंटिस्ट को देशभक्त बताया, क्या आप उसका बयान देखे थे? वो बोला था अगर भारत में कोई घुसपैठिया बैठेगा तो उसे रास्ता देंगे। और अभी आप लोग बोल रहे हैं बीजेपी ये आतंकवादी को जेल में क्यों नहीं डालती है? अगर उसको डाल रहे तो आप उसको देशभक्त क्यों बता रहे हैं? वही सवाल जो मैं बार बार पूछ रही थी और किसी के सवाल आ रही हूं मैं। एक हम तो मुजरिम है, उसे मुजरिम को जेल जाना चाहिए, चाहे मैं हूँ, मेरा बाप हो, मेरा भाई। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि जब देश की किससे? बात आती है, किससे है आपका सवाल? मौलाना साहब से, अरे भाई, आप ही से सारे सवाल हैं। कि जब देश की बात आती है तब आपका धर्म सबसे ऊपर हो जाता है। तो मेरा सवाल बस इतना छोटा सा है कि सब आपके लिए सबसे पहले भारत देश है प्रायोरिटी पर या आपका धर्म? छोटा एक लाइन जब मुल्क बटा था, सियासत जाके एक पढ़ना। लाइन में जवाब दे सकते हैं इसका, तो धर्म बड़ा या देश? मैं बता रहा हूँ, जब मुल्क बना था, पाकिस्तान बना था धर्म के नाम पे, और भारत बना था सेकुलर मुल्क। और हम इस मुल्क में इसलिए ले कि सेकुलर मुल्क है, हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहेंगे। ए खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना, हर काम पे अब होंगे लाइन में हम। जवाब देके पीर खत्म अब्दुल कर हमीद सकते के थे। सर तरह लड़ना नहीं, खड़े लड़ना होंगे देश के लिए, अपनी जान कुर्बान करने एक के लिए। और सवाल सर मेरा सवाल आपसे है कि जब सब इन्हीं से हैं, हाजिक जी से? नहीं नहीं सर, ये जो है फैज खान जी। हाँ जी सर, हाँ। कि सर ठीक है, कोई भी अगर मुसलमान समाज का व्यक्ति अगर वहाँ पे दंगा करता है, ऐसी गतिविधियां करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी साथ हूँ और पूरा देश साथ है हम इसके। भी साथ हैं। लेकिन अगर और जो देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं सर, उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा, जवाब आपको देना सत्ता पड़ेगा। में प्रेम शुक्ला जी। जी सर, जी आपसे प्रेम भी, शुक्ला जी, क्योंकि आपसे। जो सत्ता में जो भी है मुझे नहीं बताता, ये दोनों लोग साथ हैं। सैयद जवाब जी जो पूछ रहे हैं। जवाब दे रहे हैं, हम कौन सा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं? कोई हम हर सवाल का माकूल जवाब दे रहे हैं। कोई दंगा करेगा जेल जाएगा। डॉलर पे पूछ लो। लड़ना नहीं है, हमें नेता नहीं बनना है। दंगा कर रहे हैं, डॉलर का भाव बढ़ रहा है इसलिए दंगा कर रहे हैं, पता है? नया इनका डॉलर का भाव बढ़ रहा है और रुपए में सवाल करो। क्या लॉजिक है? काउंटर नहीं। हाँ, पीछे पीछे माइक पकड़ा दीजिए। छोटा छोटा सवाल। हाँ, यस मैम, छोटा ही सवाल है बस।
जब मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तो मुसलमान हमेशा क्यों मतलब हमेशा बार बार वो लोग क्यों उग्रवादी टाइप से कुछ भी कर देते हैं, सही है जवाब, या जी, फिर आपका या फिर क्या आगे मुसलमान आपका सवाल आ गया, सवाल आ गया। बस सवाल सही आ जवाब, गया। जी, जवाब। क्या भाई, मुसलमान हिंदू के त्योहारों से जलते हैं? अरे आप चले जाइए, आज बसंत पंचमी है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे चले जाइए, जवाब मिल जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाइए और देखिए बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है। वहां पे जाकर उस दरगाह के ऊपर सारे पकड़ा समुदाय के लोग जाते हैं, ये देखिए, इधर से जाकर के पीछे पढ़िएगा, पकड़ा दीजिए, 700 साल से बनाई जा रही है, जाकर के देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा 2 सवाल है बेसिकली। एक सवाल की इजाजत है भाई। हाँ पूछिए। एक बहुत सारे लोग हैं। मेरा सवाल उन तमाम धर्म गुरुओं से है। हाल फिलहाल में कई बार फतवे जारी किए गए, पर कभी फतवा दंगाइयों पे क्यों नहीं जारी किया जाता? ये सवाल भाई, ये सवाल का जवाब हाजिर क्यों कीजिए। कभी दंगाई पकड़े जाते हैं उन पे फतवा क्यों नहीं जारी किया जाता? उमर खालिद 2020 दिल्ली दंगे का गुनहगार, उस पे फतवा क्यों नहीं जारी किया ठीक है, गया? लाइए अब सवाल आ गया। कोर्ट ने नहीं माना अभी तक। सवाल आ इसके लिए गया, हाँ। फतवा क्यों नहीं जारी होता? मैडम दंगाइयों निर्दोष पर कैसे फतवा हो गया? जारी क्यों नहीं होता? मैं सिंप्लीफाई कर देती इन हूँ। बेचारों को माइक दे मालूम दीजिए नहीं, प्लीज। फतवा देने का तरीका ये है कि फतवे के लिए किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से कोई फतवा मांगता है, जिस टॉपिक पर वो फतवा मांगता है उस तो पर आप मांग फतवा लीजिए, आप नहीं, तो सच को सच नहीं, कहते हैं। सबको हक नहीं है। वो कोई सवाल करके मांगेगा, कोई आप मांगे, तो आप मुसलमान मांग मांगे, लीजिए ना। तब दिया जाएगा उस पर मांग फतवा। लीजिए। और जो हमारे मुल्क के खिलाफ मांग करे, लीजिए, मांग चाहे वो लीजिए। मुसलमान हो, भाई चाहे हिंदू दंगाई- हो या किसी और मजहब का दंगाई मानो, अगर इस वो देश राष्ट्रभक्त का- हो तक नहीं सकता। सुनिए वो हाजिर खान राष्ट्र जी, विरोधी है, चाहे हाजिर वो खान किसी मजहब जी, का मानने हाजिर खान वाला जी, हो। हाजिर खान जी यहाँ पकड़े गए। अब आप सच को सच कहने वाले पकड़े गए यहाँ पर। अब बताइए मुझे, दंगाई जो है इस देश के लिए नुकसानदेह है मैं तो कि कह नहीं रहा है? हूं उनके लिए। आपने सुना ही नहीं, आप भी अरे कान मैं बंद तो कर सुन दे, रही हूँ, आपने नहीं कहा, आप क्यों नहीं मांगते? अरे फतवा भाई, क्या कहा है मैंने जरा मांगेंगे। उससे हाजिर खान फतवा मांगेंगे। मैंने ये कहा कि चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, अरे राष्ट्र विरोधी फतवा करे, मांगेंगे कि नहीं राष्ट्र के खिलाफ मांगेंगे? करे, हो गए उसको एक्सपोज, हो गए एक्सपोज, आप एक्सपोज हो गए। सर मेरे आप पास ये इतना ही कहने- वक्त आपके कहने था। से बहुत थोड़ी शुक्रिया आप expose सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तालियों के साथ एक बार धन्यवाद हमारे तमाम मेहमानों का। इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना।